इस सत्र में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने नियम 267 के तहत 11 बार नोटिस दिए हैं, लेकिन एक बार भी उनके नोटिस पर चर्चा स्वीकार नहीं की गई। राजद सांसद मनोज झा ने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान 14 बार नियम 267 के तहत चर्चा कराने का नोटिस दिया, लेकिन कभी स्वीकार नहीं हुआ। इस बार ऐसा क्या हुआ? विपक्ष का कहना है कि उसकी बात कभी भी स्वीकार नहीं की जा रही है। वो नियम 267 के तहत जब भी चर्चा की मांग करता है, किसी ना किसी आधार पर सभापति खारिज कर देते हैं, क्योंकि निर्णय सभापति का ही अंतिम माना जाता है। यही नहीं, विपक्ष की यह भी शिकायत है कि उनकी बातों को रिकॉर्ड से काफी बड़ी संख्या में हटाया जाने लगा है। Honorable members, what we are doing is a spectacle to people's absolute distress. Nothing is going on record. Nothing is going on record. राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ कहते हैं नियम 267 के तहत 42 नोटिस मिले हैं। 25 साल में कभी इतने नोटिस नहीं आए। भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी सदन को नहीं चलने दे रही। रोज आजकल बीजेपी वाले हंगामा करते हैं। वजह क्या है? अडानी का मुद्दा ना उठ पाए, दिल्ली की कानून व्यवस्था का मुद्दा ना उठ पाए, किसानों का मुद्दा ना उठ पाए, मणिपुर का मुद्दा ना उठ पाए। इन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी खुद हंगामा कर रही है और सदन को स्थगित करवा रही है। मैंने खुद ने 11 बार 267 का नोटिस दिया और उसमें गौतम अडानी के भ्रष्टाचार का मुद्दा दिया, उसमें किसानों का मुद्दा दिया, दिल्ली की कानून व्यवस्था का मुद्दा दिया। आप कोई चर्चा नहीं कराते सदन में। अगर सदन में चर्चा नहीं होगी तो कहां जाएंगे हम लोग? कहां अपनी बात रखेंगे? लोगों ने किस अपेक्षा के साथ हमें संसद के अंदर भेजा है? क्या चुपचाप खामोश बैठने के लिए? सारी जुल्म और जाति को बर्दाश्त करने के लिए? 1.5 साल से मणिपुर जल रहा है, हम उसकी आवाज नहीं उठा सकते सदन में? तो इसलिए मुझे लगता है कि जो बार बार हम लोग कह रहे हैं कि देश के संविधान में, लोकतंत्र में और इस देश की एकता में भारतीय जनता पार्टी को यकीन नहीं है। वो देश को तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं और अपने चंद दोस्तों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। अगर इस बात से आपत्ति है तो क्या यह सवाल जायज नहीं कि सदन में उनके कार्यकाल में इस नियम के तहत एक बार भी चर्चा क्यों नहीं हुई? 42 नोटिस आए हैं और अगर एक बार भी चर्चा नहीं होती तब सवाल इस पर भी होगा कि चर्चा क्यों नहीं हो रही। दिल्ली कोचिंग कांड पर जब बीजेपी ने नियम 267 के तहत नोटिस दिया तब तो उसे स्वीकार कर लिया गया, लेकिन जब विपक्ष अपने किसी मुद्दे पर नियम 267 के तहत नोटिस देता है उसे स्वीकार नहीं किया जाता। सभापति का यही पक्ष छपा है कि वे मेरिट पर ही स्वीकार करते हैं और मेरिट के आधार पर ही अस्वीकार करते हैं। हर मुद्दे और हर नोटिस के स्वीकार किए जाने और अस्वीकार किए जाने को एक साथ आप नहीं देख सकते, लेकिन जब विपक्ष की तरफ से नोटिस के बाद नोटिस को अस्वीकार किया जाएगा तब एक सवाल तो उठेगा ही कि आखिर विपक्ष का ही नोटिस क्यों बार बार रिजेक्ट हो रहा है और हर बार रिजेक्ट हो रहा है। इसी मानसून सत्र में कांवड़ यात्रा के रास्ते पर दुकानदारों से मालिक और स्टाफ का नाम लिखने का आदेश आया। तब विपक्ष ने नियम 267 के तहत इस पर चर्चा की मांग की और वो चर्चा कांवड़ यात्रा के दौरान ही की जा सकती थी, मगर अस्वीकार हो गया। सभापति धनखड़ ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह नोटिस ना तो 267 के नियमों के अनुरूप है और ना ही चेयर के आदेश के। इसी तरह 2023 के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष नियम 267 के तहत मणिपुर पर चर्चा चाहता था और प्रधानमंत्री का जवाब भी, लेकिन उसे भी स्वीकार नहीं किया गया। इसी मांग पर जब सभापति धनखड़ और तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन के बीच बहस होने लग गई तब सभापति ने उनके निलंबन की मांग कर दी और सदन के नेता पीयूष गोयल ने उनके निलंबन का प्रस्ताव भी पेश कर दिया।
प्रस्ताव पर मतदान नहीं हुआ, लिहाजा डेरेक ओब्रायन निलंबित नहीं हुए। 2023 के शीतकालीन सत्र में सभापति जगदीप धनखड़ ने चीन के साथ चल रहे बॉर्डर के मुद्दे पर और महंगाई के मुद्दे पर भी नियम 267 के नोटिस को स्वीकार नहीं किया। सभापति का निर्णय अंतिम माना जाता है। टेलीग्राफ की यह खबर है 2017 की, तब अरुण जेटली राज्यसभा में नेता सदन थे। उनकी राय ही सरकार की राय है। उन्होंने कहा कि चर्चा में आने के लिए, टीवी की चर्चा में आने के लिए नियम 267 के तहत नोटिस दिए जा रहे हैं। सदन के आसन को इस बारे में कुछ व्यवस्था बनानी चाहिए। यह बयान है विपक्ष के उस नेता का जिनका जीवन ज्यादातर विपक्ष में बीता और बीजेपी ने भी अपने लंबे समय की भूमिका के दौरान, विपक्ष की भूमिका के दौरान नियम 267 के तहत नोटिस दिए ही होंगे। और अब बीजेपी के नेता इस तरह की बात कर रहे हैं कि चर्चा में आने के लिए नियम 267 के तहत नोटिस दिए जा रहे हैं। लेकिन क्या ऐसी व्यवस्था बना दी जाए कि किसी भी मुद्दे पर इस नियम के तहत जब भी मांग हो स्वीकार ना हो। सभापति जगदीप धनखड़ को 42 नोटिस मिले, क्या उनमें से कोई भी मुद्दा चर्चा के लायक नहीं था? इसी पर चर्चा हो जाए। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव में आरोप और भी लगाए गए हैं। एक आरोप है कि सभापति विपक्ष के सदस्यों के साथ काफी टोका टोकी करते हैं और रिकॉर्ड पर आने नहीं देते। 9 दिसंबर को जब मोदी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सोनिया गांधी पर निजी आरोप लगा रहे थे, तब विपक्ष ने हंगामा कर दिया। उस समय सभापति ने कहा कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। रिकॉर्ड पर क्या जाएगा यह उन्हीं का निर्णय होता है, लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर भी सवाल उठा रहा है। वो बहुत ही चिंताजनक है, वो बहुत ही चिंताजनक है, जिसकी को प्रेसिडेंट हमारे इसी हाउस की एक सदस्य, हमारे चेयरमैन साहब है जिनकी हम बड़ी इज्जत करते हैं, वो कोई बोल रहा हो तो उसको रोकते रहते हैं, सवाल पूछते रहते हैं, कहते रहते हैं कि इसको आप ऑथेंटिकेट करो, उसको ऑथेंटिकेट करो। माइक बंद हो जाता, जब कहते हैं नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड तो माइक ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। विपक्ष को दिखाया नहीं जाता टीवी पे, विपक्ष क्या कर रहा है दिखाया नहीं जाता। 2-2 घंटे के भाषण होते हैं और वो भी विवादित। दिसंबर 2023 में राज्यसभा से विपक्ष के 40 से अधिक सांसदों को निलंबित कर दिया गया। यह अपने आप में ऐतिहासिक था। उस समय तो राज्यसभा और लोकसभा से 140 से अधिक सांसद निलंबित किए गए। क्या यह लोकतंत्र की भावना के अनुकूल था? क्या इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का निलंबन किया जाना सरकार को चिंतित नहीं करता है कि इस तरह से अगर विपक्ष के सांसद निलंबित किए जाएंगे तब जनता के बीच सदन को लेकर क्या छवि बनेगी, सरकार की क्या छवि बनेगी? उपराष्ट्रपति बनने से पहले जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। आप उस समय की खबरों को निकाल कर देखिए। उनके कार्यकाल के दौरान आए दिन ममता बनर्जी की सरकार और जगदीप धनखड़ के कार्यालय के बीच तनाव की खबरें आती रहती थीं। 2021 में ममता बनर्जी ने उन्हें पद से हटाने को लेकर 3 पत्र लिखे। ममता बनर्जी ने धनखड़ पर आरोप लगाया कि वे विधानसभा द्वारा पारित बिलों को मंजूरी नहीं देते, बार बार मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों को राजभवन बुलाते हैं और फाइल क्लियर नहीं करते। दोनों तरफ से अक्सर ट्विटर पर एक दूसरे के बीच, एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणियां आने लगी थी और आखिर में ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को ब्लॉक कर दिया। ममता बनर्जी इस बात पर भी नाराज हो गई कि धनखड़ ने उन्हें राजभवन आकर निजी रूप से अपडेट देने के लिए कहा था। कांग्रेस महासचिव, राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश का कहना है कि माननीय सभापति सदन चलाने में पक्षपात करते हैं। इसके कारण इंडिया ग्रुप के सभी घटक दलों के पास उनके खिलाफ औपचारिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इंडिया की पार्टियों के लिए यह बेहद ही कष्टकारी निर्णय रहा है।
लेकिन संसदीय लोकतंत्र के हित में यह अभूतपूर्व कदम उठाना पड़ा है। यह प्रस्ताव अभी राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को सौंपा गया है। दोनों ही सदनों में विपक्ष का आरोप है कि कई कानून विपक्ष को सुने बिना, मौका दिए बिना पास कर दिए गए और रिकॉर्ड भी है, ऐसी तमाम खबरें छपी हैं कि कई कानून बिना चर्चा के या बेहद कम से कम चर्चा के पास कर दिए गए। जरूरी है कि सदन कैसे चलता है, लोकसभा की कार्यवाही कैसे चलती है, राज्यसभा की कार्यवाही कैसे चलती है, आप दर्शक इन बातों पर भी ध्यान दें, वरना एक दिन आपका भी चलना फिरना बंद हो जाएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।